नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में टीवी डिबेट के दौरान न्यूज चैनल में एंकर अमीश देवगन द्वारा अभद्र भाषा और बेहद आपत्तिजनक अल्फाज अदा करते हुए गुस्ताखी करने को लेकर पूरे देश एवं दुनिया में अमन पसंद सूफी संतों को मानने वाले मुस्लिम समुदाय के साथ साथ दूसरे धर्मों के वो लोग जो दरगाह अजमेर शरीफ में अपनी आस्था रखते हैं, उन सभी में इस अमीश देवगन की इस हरकत को लेकर गम गुस्से का माहौल है, जिसके चलते हर तरफ के इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। इसी को लेकर बरेली के बहेड़ी कोतवाली में बुधवार देर शाम खानकाहे शेरिया की तरफ से पुलिस को तहरीर देकर एंकर अमीश देवगन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। कैसे आए तो कोतवाली, क्या पूरा मामला है? ये आपको भी इल्म हो गया होगा, हिंदुस्तान की मशहूर दरगाह और जिसके हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, जिसकी आस्था में सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और मैं समझता हूँ कि जब से उनकी दरगाह है तब से सुल्तानुल हिंद ही कहलाते हैं वो, चाहे किसी की हुकूमत हो हिंदुस्तान में। उनके ख़िलाफ़ जो टिप्पणी की है हमारे चैनल जो है न्यूज़ 18 और उनका नाम है अमीश देवगन। भला आज के ज़माने में कौन ये मान लेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा तो कोई खामोश रहेगा। इतनी बुरी टिप्पणी की है उन्होंने कि हद से बुरी, कि उन्हें लुटेरा कहा और उनके बारे में बहुत ही गलत अपशब्द कहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूफी संतों की पूरी दुनिया में जो उनसे आस्था रखते हैं एक उबाल आया हुआ है, इस वजह से कि उनसे सिर्फ मुसलमान ही अक़ीदत नहीं रखते हैं, बल्कि आप देखेंगे तारीख़ उठाकर तो हिंदुस्तान में जब जब जो भी शहनशाह बना है वो चाहे किसी भी इलाके का हो या फिर पूरे जमहूरिया का हो, यानी कि हिंदुस्तान का, लेकिन उसने पूरी आस्था का अपने वहाँ इजहार किया है। और अभी कल की बात है, आप देखें कि हमारे सदर जमहूरिया बाकायदा चादर लेके गए हैं, अक़ीदत का इजहार किया है। और इस बार तो शिवसेना ने भी अक़ीदत का इजहार किया है, चादर पोशी की है। तो ये कोई कहने की बात नहीं थी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को कोई नहीं जानता है या उनके मकाम मर्तबे को नहीं जानता है या उनके बारे में कोई विवादित बयान दे सकता है। शायद कोई पागल ही होगा। तो लिहाजा हम भरपूर तरीक़े से तमाम आस्था रखने वालों से, अक़ीदत रखने वालों से ये कहेंगे और ख़ास तौर से प्रशासन से हम अपील करेंगे कि उस शख्स के ख़िलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके उन्हें दंडित किया जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कभी कोई सूफी संतों के बारे में इस तरह की टिप्पणियाँ ना करें और लोगों की भावनाओं को न भड़काएँ और न आहत करें। आज आपने यहाँ एप्लीकेशन दी है और हम चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कल हम उम्मीद है कि हम SDM साहब को भी एक मेमोरेंडम के ज़रिए से अपनी भावनाओं का इजहार करेंगे कि हमारे दिलों में कितनी तकलीफ़ है। और हर उस शख्स को तकलीफ़ होना चाहिए जो इंसानियत के नाते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत रखता है। तो या तो उन्हें दंडित किया जाए और या ऐसी सज़ा ज़रूर दी जाए कि जो लोगों के लिए इबरत का निशान हो। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। गया का इमामगंज प्रखंड, जहां कभी नक्सलियों का खौफ था और क्षेत्र में शिक्षक भी बच्चों को स्कूल पढ़ाने से डरते थे, आज उसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे अपने अपने स्कूल के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस के चलते पिछले कई महीनों से सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूल बंद हैं और स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत नहीं आए, इसके लिए सभी स्कूल प्रबंधक के द्वारा सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में MS मेमोरियल एकेडमी स्कूल के निर्देशक MD KK खान ने बताया कि चूँकि काफ़ी पिछड़ा इलाका है, ऐसे में बेहतर शिक्षा देना किसी चुनौती से कम नहीं है। लॉकडाउन के दौरान से आज तक सभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में स्कूल प्रबंधन के द्वारा विशेष ऐप के माध्यम से शिक्षा देने में जुटे हैं। विशेषता यह है कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं। शिक्षक
और स्टूडेंट्स फेस टू फेस होते हैं। स्टूडेंट्स अपने डाउट को ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर किया करते हैं। उसके साथ ही साथ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे हैं जिनके पास नेटवर्क की समस्या है और ऑनलाइन क्लासेस में स्ट्रीमिंग स्मूथली नहीं हो पाती है, उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो टीचिंग हम लोग अपने ऐप में डाल देते हैं और वो रिकॉर्डेड वीडियो टीचिंग से लेसन लर्न करते हैं। उनके जो डाउट्स होते हैं वो कंप्लेन कॉलम में हमारे ऐप में ही एक व्यवस्था की गई है, उसमें वो अपना डाउट्स डालते हैं। प्रयास हम लोगों का है कि रिमोट टू रिमोटेस्ट कॉर्नर से जो बच्चे आ रहे हैं हमारे विद्यालय में उन्हें भी लाभान्वित किया जाए और उनके अंदर भी शिक्षा के लिए इंटरेस्ट बचा रहे, लौ जगी रहे और एकेडमिकली वो भी पीछे ना रहे। सोशल मीडिया से दूर रहे, इसके लिए क्या कुछ? सोशल मीडिया से दूर रहने के इसी उद्देश्य के कारण मैंने अपना ऐप डेवलप करवाया और हमारे बच्चे यूट्यूब से, व्हाट्सएप से या किसी भी और दूसरे सोशल साइट से शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना ऐप है, उस ऐप के माध्यम से ही सारा कार्य हो रहा है। ऐप में ही हमारे असाइनमेंट्स बच्चों को दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल्स दिया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो टीचिंग दी जा रही है और ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस चलवाए जा रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यह एक समस्या है, परंतु वैसे अभी आप जब सर्वे करेंगे तो ऐसा पाएंगे कि कई एक परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ 2-3 बच्चे हैं और मोबाइल एक है। इस परिस्थिति में हमने उनके लिए भी व्यवस्था कर रखा है, वो एक ही मोबाइल से अलग अलग टाइम में लॉगिन कर सकते हैं। मैंने अपने पैनल पे और अपने ऐप में यह सुविधा प्रदान किया है कि 2-3 स्टूडेंट एक ही मोबाइल से लॉगिन करके अपने वर्क्स को, अपने स्टडी मटेरियल्स को, अपने असाइनमेंट्स को और रिकॉर्डेड वीडियो टीचिंग को देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास में किसी एक मोबाइल से कोई एक बच्चा ही जुड़ पाता है। यह एक समस्या है और इस समस्या को विद्यालय स्तर से शायद न सुलझाया जा सकता है। अभी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, इस ड्यूरेशन दौरान में कि जहाँ तक छात्र स्कूल फी भी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में अत्याधुनिक तकनीक से कैसे छात्रों तक? यह एक बड़ी समस्या है और विशेषकर देहात के विद्यालय इससे जूझ रहे हैं। अभिभावकों के द्वारा शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो रही है और विद्यालय के जो पारंपरिक खर्च थे उन खर्च से इतर ऑनलाइन व्यवस्था करने में खर्च वृद्धि हो गई है। प्रबंधन अत्यंत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और वित्तीय स्थिति जो विद्यालय की है, मेरी ही नहीं बल्कि देहात के सभी विद्यालयों की या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ के सभी विद्यालयों की स्थिति लगभग यही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि शुल्क संग्रह के लिए स्पष्ट आदेश निर्गत करें और अभिभावकों से आह्वान करूंगा कि शिक्षकों की मनोस्थिति शिक्षा में जुड़ी तभी रह सकती है जब उनका वेतन उन्हें दिया जाएगा और मैनेजमेंट आपके पैसे से ही शिक्षकों को वेतन देता है, स्टाफ्स को पेमेंट करता है, बसेस की EMI जमा होती है, रोड टैक्स दिया जाता है, इंश्योरेंस बसेस के होते हैं, कई एक एक्सपेंसेस हैं। उन सारे एक्सपेंसेस का माध्यम किसी भी निजी विद्यालय में अभिभावकों के द्वारा जमा की गई शुल्क होती है। तो मैं अभिभावकों से भी आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों के का शुल्क किश्त वाइज एक महीने का करके ही सही वो जमा करना प्रारंभ करें ताकि डूबता हुआ विद्यालय। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय नौजवान सभा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर नौजवान सभा गोंडा कार्यकर्ताओं द्वारा एक मांग पत्र 9 सूत्रीय सिटी मजिस्ट्रेट गोंडा को दिया गया। मांग ये है कि जो सरकारी इस गड़बड़ स्थिति में जो कोरोना का चैलेंज है, इसमें केवल और केवल सरकारी तंत्र खड़े हुए हैं। हमारी पहली डिमांड ये है कि सारे निजी अस्पतालों को जहाँ पर लूट का अड्डा बना दिया गया है उनका सबका सरकारीकरण किया जाए और सरकार जो है वो बिल्कुल से उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, इसको कंट्रोल में लाए। पहला ये है ऑनलाइन शिक्षा को बंद किया जाए
जो केवल और केवल फीस की लूट के लिए है। पिछले एक हफ्ते में 5 बार से जो है डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है, उसको सरकार उस पर कंट्रोल लाए। 3 माह से जो पिछले EMI ले रही है सरकार, उसको आम आदमी को लिए उसमें छूट देने का काम करे। शिक्षक भर्ती घोटाले जो हुए हैं, यहाँ पर 69,000 जो रोक हुई है उस पर सरकार कार्रवाई करे कायदे से। और उसके बाद जो यहाँ पर भ्रष्टाचार के रूप में एक सीट पर 25-25 हुआ है उस पर करे। और आम जनमानस के लिए जो भाषण नहीं राशन का व्यवस्था करे। रोजगार के लिए हम बनेगा भरत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की मांग करते हैं कि इसमें सभी रोजगार कामगार, सभी नौजवान को जो बेरोजगार हैं उनके पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उनको काम दें। काम नहीं देते हैं तो उसके लिए उनको बेरोजगारी उनको जो वो उनका समय बीत रहा है बिना काम के, उसके लिए उनको भत्ता दें। इन सारी डिमांड्स के लेकर के पूरे देश में चारों तरफ हर जिले में हमारे डिमांड हो रहे हैं। उस डिमांड को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने। और माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया का यह कहना है कि चूंकि LIU ने हमको सूचित नहीं किया इसलिए हम ज्ञापन नहीं लेंगे। ये बहुत ही अलोकतांत्रिक उनका स्टैंड है। और LIU का काम है कि इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके और उनको अधिकारियों को देना कि हमारा ये काम है कि हम LIU को बताएं कि श्रीमान हमें कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पूरे देश में जब इस बात को चर्चा चल रही है कि हम इस ज्ञापन को देंगे तो उनका ये अगर इंटेलिजेंस फेलोर है तो आपकी है। हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमें देने के लिए आए हैं। जिस देश में भाजपा घर घर संपर्क अभियान चला सकती है, वहां पर हम अपने मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को लेकर के हम ज्ञापन देने आते हैं तो इस तरीके से जो अधिकारी के रवैये में आते हैं, उनको जनता के मूलभूत सवालों पर ज्ञापन लेने के तैयार रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं, उनको कंडेम करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, नौजवानों अखिल भारतीय नौजवान सभा जिंदाबाद। गुना से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कासगंज में सड़क किनारे खड़े बाइक सवार वृद्ध व महिला को DCM ने रौंदा। DCM के नीचे आने से वृद्ध की मौके पर मौत, महिला घायल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह। जय सिंह जी, आपके रिश्तेदार की जो मौत हुई है कैसे हुई है? मौत सुबह भांजो खत्म हो तो करीबन 5 बजे फिर हम लोगों ने देखा ना, देख के जब साथ में हम लोग अपने मोटरसाइकिल 3 थी तो हम लोग जा रहे थे घर रास्ता तो ये रहते घर से निकले करीबन 6:30 बजे निकले, 6 बजे घर से निकले तो घर से निकलने के बाद तो एक्सीडेंट आई तो वो हुआ लगभग 7 बजे आधा पौन घंटा बाद एक्सीडेंट हुई तो वहाँ से निकले तो आधा पौन घंटा एक्सीडेंट हुई तो जब मोटरसाइकिल बॉर्डर में दावे खड़े थे पीछे थे DCM बाइक टक्कर दे जो DCM के नीचे और हमारी भाभी पीछे बैठे थे, पुल गिर पड़ी, जो लड़का चला रहा वो गिरा नाले में। तो कहाँ के रहने वाले कैसे? हम रहने वाले कायमगंज थे, यहाँ साबर पास। कहाँ के रहने वाले? हम जिला फरुखाबाद के रहने वाले थे, कायमगंज और भगवतीपुर गाँव पड़ता है उसी में रहते। और कहाँ से आ रहे थे? अब आए थे भिलौली सावत। ड्राइवर पकड़ा गया क्या? ड्राइवर नहीं, हमें साहब ये नहीं पता, गाड़ी पता है गाड़ी वहीं गाड़ी पकड़ा हुई, ड्राइवर नहीं, गाड़ी ड्राइवर नहीं मिला, गाड़ी खड़ी थी, हमारी मोटरसाइकिल भी कोई भी वहीं खड़ी पड़ी थी। पुलिस वाले आ गए तो उन्होंने कहा तो इन्हें लेके जाओ, गाड़ी पहुंच जाएगी। कासगंज से सीनू संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी थाना के बिंदाव गांव में कुल्हाड़ी से काटकर अधेड़ की हत्या का पुलिस ने मात्र 4 घंटों में ही खुलासा कर दिया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज थाना कौशाम्बी में प्रातः लगभग 2 बजे बिंदाव गांव में एक हत्या हुई थी। उसमें उसको मौके पे कुल्हाड़ी मारी गई थी और घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती गया था जिसमें मृत्यु हो गई। तो रामबली नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस घटना का जब खुलासे का प्रयास किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि गांव की एक व्यक्ति से इसका अपनी पत्नी के कारण कुछ विवाद हुआ था और उसी के कारण इसकी हत्या की गई है। रात में ही उसको कुल्हाड़ी से वार करके भाग गया था। पुलिस ने इसको लगभग 4 घंटे में ही इस केस को सुलझा लिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा जाएगा। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।